वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। और हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और पेपर 1 के यूनिट 9 पीपल एंड इन्वायरमेंट का एक सब टॉपिक आज नवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग पढ़ेंगे आज, और जिसको हम लोग कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। तो क्या होता है रीन्यूएबल एनर्जी और क्या होता है नवीकरणीय ऊर्जा, इसके बारे में हम लोग पहले जान लें। नवकरणीय नाम से स्पष्ट है। रीन्यू यानी जिसका फिर से वह प्रयोग के योग्य बन जाए, फिर से उसका प्रयोग कर सकें या पुनः उसका निर्माण कर सकें, इस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी या नवकरणीय ऊर्जा। जो कि खत्म नहीं हो, वो फिर से रिसाइकिल हो जाए और फिर से उसी रूप में आ जाए। तो इसी ऊर्जा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, नवकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके एग्जाम्पल को देखें तो कौन कौन से ऊर्जा के रिसोर्स हैं, स्रोत हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत माने जाते हैं या नवीकरणीय ऊर्जा के। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। तो चलिए कौन कौन से स्रोत इसे देख लेते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इसी प्रकार महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ईंधन यानी बायोमास, बायोगैस, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हाइड्रोजन ऊर्जा, ये सारा किस में आता है? नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी में। पूरे जो एनर्जी है, रिसोर्सेस हैं एनर्जी के, उनको दो भागों में हम लोग बांट चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा ना, दूसरे को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस या गैर नवकरणीय ऊर्जा। उस जैसा हम लोगों ने नवकरणीय पढ़ा या रिन्यूएबल एनर्जी को पढ़ा कि जिसका फिर से रिन्यूएबल या फिर से निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पे जिसका फिर से निर्माण नहीं किया जा सकता है, यानी जिसका एक बार अगर हम प्रयोग कर लेंगे जिस एनर्जी का, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। वो एनर्जी का रिसोर्स जिसे हम लोग एक बार ख़त्म करते हैं फिर उसका निर्माण नहीं हो सकता है। तो उस प्रकार के एनर्जी के जो स्रोत हैं उसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस कहा जाता है। इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें कोयला से हम जो एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो कोयला फिर से जलने के बाद राख हो जाता है, फिर से वो कोयला नहीं बन पाता है। इसी का पेट्रोलियम, जैसे डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इन सब का सीमित भंडार है और कुछ समय के बाद ये खत्म भी हो जाएगा दुनिया से। अभी धीरे धीरे इनका जो मात्रा है वो घटते जा रहा है। इसी पर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, सेल गैस, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारे किस में आ गए? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत में। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नवकरणीय ऊर्जा संसाधन, यानी जो फर्स्ट वाला था हमारा नवकरणीय ऊर्जा संसाधन या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उसी को हम लोग आज देखेंगे। तो इनके बारे में, इनकी विशेषता क्या है और कौन कौन से इसके रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से मेन रिसोर्सेज हैं नवकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा संसाधन ऐसे ऊर्जा संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में विद्यमान है। मतलब ऊर्जा के ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ह्यूज अमाउंट पे है, जिनका प्रकृति द्वारा स्वतः एवं लगातार पुनर्निर्माण किया जा सकता है। यानी ये स्वतः निर्माण होते रहते हैं, लगातार निर्माण होते रहते हैं। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। यानी ये कभी ख़त्म नहीं होता। ख़त्म जब हम लोग उसको एनर्जी के रूप में प्रयोग करते हैं तो फिर से इनका पुनः निर्माण हो जाता है, रिन्यू हो जाता है। इसी के लिए इसको हम लोग नवकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उपभोग के कारण कभी भी पूर्ण रूप से खत्म न होने का विशिष्ट गुण पाया जाता है, और इसके इसी विशिष्ट गुण के कारण अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन कौन है? तो जैसा हम लोगों ने अभी देखा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सारे अक्षय ऊर्जा स्रोत भी हैं। इसको नवकरणीय ऊर्जा स्रोत भी बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं और अक्षय ऊर्जा स्रोत भी बोलते हैं। यानी ये अक्षय है, कभी खत्म नहीं होगा, अमर है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों को उपयोग ने पर्यावरण प्रदूषण को कम किया है। निश्चित रूप से इनका अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो प्रदूषण जो आज बहुत बड़ी समस्या है वो क्या होता है? खत्म हो जाएगा, प्रदूषण की समस्या नहीं रहेगी।
इसलिए सरकार भी इसके उपयोग को बढ़ावा दे रही है। जो सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है वो हमारा सौर ऊर्जा है, सूर्य है। सूरज से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं वो सबसे बड़ा उदाहरण है रिन्यूएबल एनर्जी का। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य एक प्रकार का स्वच्छ एवं कभी न समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है, कभी समाप्त न होने वाला। मुख्यतः कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग असीम संभावनाएं विद्यमान है। मुख्य रूप से सौर ऊर्जा कहाँ पे ज़्यादा किन देशों में मिलेगी? जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, और भारत की भी स्थिति इसी बीच में है। तो इसीलिए भारत में सूर्य की जो किरणें हैं काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, और इसीलिए यहाँ पे सौर जो ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, उसके लिए यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस दृष्टि से भारत जो है इसका भौगोलिक दृष्टिकोण बहुत ही अनुकूल है। किसके लिए? सोलर एनर्जी के लिए। अब देखेंगे सोलर एनर्जी से लाभ क्या क्या है। लाभ को हम लोग देखते हैं। यह पूरे वर्ष उपलब्ध रहने वाला प्राकृतिक है और निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लगता है। जो असीमित मात्रा में भी उपलब्ध, यानी 2-3 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। पहला, ये नेचुरल है, कोई खर्च नहीं होता है, पैसा नहीं लगता है, और असीमित है, बहुत ज़्यादा है और कभी खत्म नहीं होने वाला है। दूसरा है, यह गैर प्रदूषणकारी है, यानी प्रदूषण नहीं होता इसके उपयोग से। किसी प्रकार के हानिकारक प्रदूषकों अथवा गैसों, जिसको ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, का उत्सर्जन नहीं करता है। यानी अगर हम सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं तो यह प्रदूषण भी नहीं फैलाता है, हानिकारक प्रदूषक भी उत्पन्न नहीं करता है, और जिसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं वो भी यहाँ से उत्पन्न नहीं होता है। यह जीवाश्म ईंधनों, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव मूल्यों के उतार चढ़ाव से मुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव मूल्यों के उतार चढ़ाव से मुक्त है। जैसे हम लोग जानते हैं, मान लीजिए ईरान कुवैत में युद्ध हो जाता है, या अमेरिका ईरान में कुछ पाबंदियां लग जाती है, तो होने क्या लगता है कि भारत में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल का दाम बढ़ जाता है। यानी यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित रहता है पेट्रोलियम। लेकिन ये जो है हमारा सोलर एनर्जी, ये किसी देश के कंट्रोल में नहीं है, ये हमारा प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, हम लोग सूरज से प्राप्त करते हैं। इसीलिए देश की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से कोसों दूर है, जिसके कारण इसका जो दाम है, मूल्य है, वो हमेशा नियत रहता है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां होती है, नेगेटिव चीज़ें होती है। अब देखेंगे सौर ऊर्जा की क्या क्या कमियां हैं। सौर ऊर्जा की उपलब्धता भौगोलिक अवस्थिति, मौसम एवं ऋतु पर निर्भर करता है। इसीलिए यह एक स्थान पर वर्ष में 365 दिनों के सर्वत्र उपलब्ध नहीं रहती। हम लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, जिसके कारण यहाँ अलग अलग मौसम, अलग अलग ऋतुएं आती है, और ये अलग अलग मौसम और ऋतु में हमेशा सूरज की रोशनी एक जैसा धरती को नहीं मिल पाता है। अगर बरसात के मौसम की बात करें तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत कम सूरज की रोशनी मिल पाती है धरती को, और जिसके कारण उस समय सोलर एनर्जी का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाएगा। वृहद और संयंत्रों की स्थापना के लिए अधिक प्रारंभिक निवेश और अधिक भूमि की आवश्यकता है। इसका जो निर्माण का प्रक्रिया है सोलर एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त करने का, उसे बिजली में रूपांतरित करने का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, वो काफ़ी खर्चीला है, उसमें बहुत ज़्यादा निवेश चाहिए। और दूसरा, बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए सोलर प्लेट्स को बिछाने के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भूमि की भी आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा निवेश भी लगता है, यानी यह बहुत खर्चीला है। और भारत जैसे देश के लिए यह एक तरह से इसका उपयोग करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में एक तरह से आर्थिक समस्या हमेशा बनी रहती है। सौर ऊर्जा के संग्रहण की तकनीक बहुत अधिक विकसित नहीं है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा का जो तकनीक है वो अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया है, वह खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब देखेंगे हम लोग पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिन्यूएबल एनर्जी है। पवन नवकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पवन यानी हवा, जो हवा है वो भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें क्या किया जाता है, इसकी जो गतिज ऊर्जा, हवा जब बहती है इसकी गतिज ऊर्जा को पवन चक्की, एक चक्की लगा दिया जाता है,
पवन चक्की से जुड़ी टरबाइन द्वारा, टरबाइन से क्या होता है, इसका जो गति रहता है हवा का, उसी का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा में तथा यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो टरबाइन लगाकर गतिज ऊर्जा को किस में बदलते हैं, पहले गतिज ऊर्जा रहती है हवा में, उसको यांत्रिक ऊर्जा में, फिर यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पर भी हवा हमारा और सीमित भंडार है, हवा कभी खत्म नहीं होने वाला है और इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं फैलता है, इसीलिए यह अक्षय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से देश आगे हैं तो देखते हैं, चीन, जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क, स्पेन तथा भारत कुल पवन ऊर्जा का 80% उत्पादन करता है। पूरे विश्व में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 80% इन देशों से उत्पादन होता है। खुशी की बात, भारत भी प्रमुख अग्रणी देशों में है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। इसी प्रकार भारत में देखा जाए तो कौन सा एरिया पवन ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त है, तो जहाँ पर हवाएं तेज बहती है, विशेषकर गुजरात तथा तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की सबसे ज़्यादा क्षमता है। देश में सर्वाधिक पवन टरबाइन, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा पवन टरबाइन तमिलनाडु में मुप्पंडल पेरुगुड्डी कन्याकुमारी के निकट है। तमिलनाडु में मुप्पंडल पेरुगुड्डी जो कि कन्याकुमारी के निकट है में स्थापित किए गए। सबसे ज़्यादा पवन टरबाइन कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ, कन्याकुमारी के निकट मुप्पंडल पेरुगुड्डी। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र का सतारा जिला जो है, महाराष्ट्र का सतारा जिला, कौन सा जिला, सतारा जिला पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु यहाँ 500 टावर लगाए गए, यानी 500 टावर कहाँ लगाए गए, महाराष्ट्र के सतारा जिले में। इसी हम लोग बात करेंगे हाइड्रो एनर्जी यानी जल विद्युत। जल विद्युत ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि जल का भी असीम भंडार है धरती पर, ये भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए अगर ये भी उपयोग में करके इस एनर्जी प्राप्त किया जाता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो भी पॉल्यूशन फ्री है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, टरबाइन के ऊपर, यहाँ भी टरबाइन का उपयोग होता है, टरबाइन के ऊपर ऊंचाई से जल प्रवाहित करके, टरबाइन के ऊपर ऊंचाई से जल गिराया जाता है, जल प्रवाहित करके टरबाइन द्वारा जल की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। जिस प्रकार पवन ऊर्जा में क्या करता है, हवा की गति को यानी उसकी गतिज ऊर्जा को वहाँ लगे टरबाइन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो टरबाइन लगे होते हैं उसमें पानी की गति द्वारा उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो फिर जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी पहला क्या हो गया, पानी के गति को टरबाइन पर डाला जाता है और टरबाइन उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, फिर यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। यह काफ़ी सस्ता भी है और स्वच्छ ऊर्जा तथा पर्यावरण अनुकूल है, अर्थात इसके उत्पादन में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। यह सस्ता है, स्वच्छ है, पर्यावरण के अनुकूल है। इसके साथ ही जल का विशाल भंडार है धरती पर, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। 70% जल है हमारी पृथ्वी का और यहाँ पे कोई हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का, विश्व में जितना एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसका 1/4, उसका 1/4 भाग जल विद्युत से उत्पादित किया जाता है। अभी वर्तमान में जितना जो ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है उसमें से लगभग 1/4 जल विद्युत के माध्यम से हो रहा है। भारत में भी इसके लिए बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही है। जैसे कि मुख्य रूप से देखें तो भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो कि जल विद्युत का उत्पादन करती हैं, उसमें भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी परियोजना, कोयना हाइड्रो परियोजना, ये सब प्रमुख हैं, जहाँ पर क्या था, जल विद्युत के को पैदा किया जाता है, जल और टरबाइन के माध्यम से जल विद्युत को पैदा किया जाता है। और अगर बात करें कौन से राज्य प्रमुख हैं भारत के, तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय तथा केरल जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। अब हम लोग देखेंगे महासागरीय ऊर्जा।
महासागर में, या जो कि हमारे 3 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। तो इन महासागरों में विशाल जल का भंडार है और यहाँ से भी 3 प्रकार से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। और ये एनर्जी ओशियन यानी समुद्र से मिलता है, महासागर से मिलता है, इसीलिए इसे महासागरीय या ओशियन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सतह के लगभग 70% भाग पर महासागरों का विस्तार है, जो ऊर्जा के वृहद भंडार है। यद्यपि अब तक इनकी संभावित क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं जो निम्न प्रकार के हैं। यानी महासागरीय ऊर्जा कितने प्रकार से प्रोड्यूस की जाती है? तो तरंग ऊर्जा के माध्यम से, ज्वारीय ऊर्जा और धारा ऊर्जा। तो तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और धारा ऊर्जा को हम लोग एक एक कर समझेंगे। तो तरंग ऊर्जा क्या है? हम लोग जानते हैं समुद्र में वेव आता है, तरंगें उठती है, तो वही है तरंग ऊर्जा का। उसी तरंगों का उपयोग करके तरंग ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। समुद्र में उत्पन्न लहर काफ़ी स्पीड रहता है, तो उसके गतिज ऊर्जा को टरबाइन की सहायता से पहले किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा, फिर जनरेटर से उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी यहाँ पर भी एक तरह से जल विद्युत से जिस प्रकार का प्रोडक्शन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ भी उसी तरह होता है। यहाँ पे किसका? तरंगों का, वेव्स का। जो महासागर में तरंगें उठती है, उन तरंगों की गति का उपयोग करके टरबाइन में उसे चलाकर उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर फिर उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। भारत के तटीय क्षेत्रों में तरंग ऊर्जा की संभावित क्षमता लगभग 40,000 मेगावाट है। भारत में जो है तटीय क्षेत्र, विशेषकर तटीय क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। तो जो राज्य समुद्र के किनारे हैं, जो तटीय राज्य हैं, वहाँ तरंग ऊर्जा की संभावित क्षमता लगभग 40,000 मेगावाट है। जो जैसे उड़ीसा हो गया, हमारा है आंध्र प्रदेश हो गया, इसी प्रकार गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब में तरंग ऊर्जा की काफ़ी संभावना है। और एक अनुमान है अगर इनका समुचित उपयोग किया जाए तो 40,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है इन तटीय क्षेत्रों से, आपका जो तरंग ऊर्जा के माध्यम से। अगर इस प्रकार का समुचित उपयोग कर लिया जाए तो भारत में एनर्जी की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। इसी बार ज्वारीय ऊर्जा, टाइड एनर्जी क्या है? ज्वारीय ऊर्जा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके गुरुत्वाकर्षण बल? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर स्थित महासागरों में प्रत्येक 12 घंटे पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। इस दौरान समुद्री जल क्या होता है? एक बार ऊपर उठता है और एक बार नीचे की ओर गिरता है, जिन्हें क्रमशः ज्वार, जब नीचे गिरता है उसे भाटा कहा जाता है। या तो कहा जाता है उच्च ज्वार, इसको कहीं कहीं निम्न ज्वार भी मिलेगा। उच्च ज्वार को ज्वार बोलते हैं साधारण से, और निम्न ज्वार को भाटा। जो नीचे गिर गया वो भाटा, जो तरंग ऊपर उठा उसे ज्वार कहते हैं। यहाँ पर भी निम्न ज्वार से उच्च ज्वार के मध्य समुद्री जल की ऊंचाई, यानी जो इतनी ऊंचाई पर चली जाती है समुद्री लहरें, ऊंचाई से होने वाला परिवर्तन जल की स्थितिज ऊर्जा का स्रोत होता है। और यहाँ पर उसके इसी का उपयोग करके क्या करते हैं हम लोग? परंपरागत जलाशयों में जल विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया के समान ही ज्वार के समय यानी जब ज्वार भाटा आता है, किसके कारण? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ज्वार के समय समुद्री जल एक बैराज में रोक लिया जाता है तथा निम्न ज्वार के समय उसे टरबाइन से होकर गुजारा जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यहाँ भी बस जल विद्युत की तरह टरबाइन का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लिया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा से पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन करने के लिए कहा जाता है कि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, यानी ज्वार और भाटा के बीच जो न्यूनतम डिस्टेंस है वो 5 मीटर होनी चाहिए। मतलब तरंगे 5 मीटर तक ऊपर उठनी चाहिए, तभी प्रोडक्शन हो पाएगा। न्यूनतम 5 मीटर। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के लिए सबसे जो उपयुक्त दृष्टिकोण मिलता है वह है गुजरात के खंभात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत की प्रबल संभावना है। कहाँ पर? गुजरात का खंभात की खाड़ी का जो तटीय इलाका है वहीं पर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है समुचित मात्रा में।
अब धारा ऊर्जा, हम लोग जानते हैं महासागरों में दो प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, तो इन्हीं धाराओं का उपयोग करके जो करंट प्रोड्यूस किया जाता है, बिजली प्रोड्यूस किया जाता है और जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसे धारा ऊर्जा कहते हैं। एक दिशा में प्रवाहित होने वाली महासागरीय जल को महासागरीय धारा कहते हैं। कुछ जल की धाराएं ऐसी होती है जो एक ही दिशा में हमेशा चलती है, जबकि कुछ धाराएं विपरीत दिशा में चलती है। जैसे कि महासागर, और जैसे उदाहरण के तौर पर महासागर में गल्फ स्ट्रीम, हम्बोल्ट, ये सब क्या है, जल की धाराएं हैं। समुद्र ज्वार के कारण भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। जब ज्वार आता है उससे भी महासागरीय धारा का उत्पन्न होता है। समुद्र के भीतर टरबाइन लगाकर, समुद्र के भीतर क्या करते हैं, टरबाइन लगाकर इन धाराओं की गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक और फिर यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलकर इसको ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। समुद्री जलधाराओं को, जो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कुछ जलधाराएं ठंडी होती है और कुछ गर्म होती है, और ये हमेशा एक ही दिशा में गतिमान होती है। इसीलिए इसके उसी दिशा में टरबाइन लगाकर और इसका अच्छा से उपयोग किया जा सकता है ऊर्जा के क्षेत्र में। इसी प्रकार भूतापीय ऊर्जा, भू मतलब क्या हो गया, जमीन। तो जमीन के ताप का उपयोग, जमीन के टेम्परेचर का उपयोग करके जब ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो उसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न ताप, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग हमारा, वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, उसी ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को, यानी इलेक्ट्रिसिटी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा निकलता है, मैग्मा जो बाहर निकलकर क्या उसका नाम होता है, लावा। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म होकर मैग्मा निकलता है तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा मुक्त होती है, बहुत ज़्यादा हीट मुक्त होता है, रिलीज होता है, और इस तापीय ऊर्जा को, और इसी तापीय ऊर्जा को क्या करते हैं हम लोग, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस यहाँ से जो ऊर्जा मिलेगी उसको क्या कहेंगे, भूतापीय ऊर्जा। इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में और क्या पाया जाता है, इसके अतिरिक्त गीजर, गीजर क्यों बोलते, किसको बोलते हैं, गर्म जल कुंड। गर्म जल का प्राकृतिक स्रोत, जैसे सूर्य कुंड गर्म जल का बहुत बड़ा स्रोत है। तो कहीं कहीं गर्म जल पृथ्वी के अंदर से निकलता है, जिसको कि भौगोलिक भाषा में गीजर बोलते हैं, और गीजर का उपयोग घरों में भी होता है, हम लोग देखते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया कि गीजर, यानी प्राकृतिक गर्म जल कुंड जो पृथ्वी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, गीजर। यानी गीजर से निकलते हुए गर्म पानी निकलता है, से भी ताप ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, इससे भी ताप ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया गया है, और इस प्रकार जो पृथ्वी के अंदर गर्म जलकुंड है वहाँ से निकले ताप के माध्यम से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और यह भी एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देखेंगे हम लोग बायोगैस, यह भी रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है और पोल्यूशन नहीं के बराबर होता है इसके माध्यम से, वह है बायोगैस। तो सबसे पहले बायोगैस किसको कहते हैं हम लोग इसको जानेंगे। बायोगैस एक जैव ईंधन, ये जैव ईंधन है, यानी जीवाश्म ईंधन है, जो जैविक अपशिष्ट के अपघटन, जो जैविक अपशिष्ट है उसका अपघटन से उत्पन्न होता है। जब खाद्य पदार्थ, पशु या पशुओं द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट, पशु जो अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं, सूखे पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट, और जो भी जैविक अपशिष्ट है वह अवायवीय यानी ऑक्सीजन रहित, जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो, अवायवीय ऑक्सीजन रहित वातावरण में अपघटित होते हैं। इसको अवायवीय यानी ऑक्सीजन रहित, जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो, ऐसा चेम्बर बनाकर वहाँ पर इसको अपघटित कराया जाता है। तो उनसे क्या उत्पन्न होता है, मीथेन गैस निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से निकलता है, इसके अलावा अनेक गैस भी निकलती है जिसे कि बायोगैस कहते हैं। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैविक अपशिष्ट हैं, उनको जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित कराया जाता है तो वहाँ से क्या उत्पन्न होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैस हैं। तो इन्हें ही संयुक्त रूप से बायोगैस कहते हैं।
अब बायोगैस में क्या क्या होता है, बायोगैस में मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, इसकी मात्रा 50 से कभी कभी 75% तक होती है और यह इसीलिए बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, इसीलिए बायोगैस को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा बायोगैस में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो मीथेन। बायोगैस एक स्वच्छ एवं भिन्न कार्बन तकनीक है जो जैविक अपशिष्ट यानी जैविक अपशिष्ट जो कि बर्बाद होने वाला था, जो कि कहीं ना कहीं उसे फेंकना था और एक डंपिंग का भी एक जगह आपको ढूंढना पड़ता, उस जैविक अपशिष्ट को भी हम लोग क्या करें, स्वच्छ एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बदल पा रहे हैं बायोमास के माध्यम से। स्वच्छ एवं नवीकरणीय जैव ईंधन तथा जैविक उर्वरक में परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार इसमें सतत आजीविका केंद्र के विकास तथा स्थानीय एवं वैश्विक प्रदूषण के कम करने की पूरी क्षमता है। यानी बायोगैस एक स्वच्छ है और तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इसलिए यह क्या है, नवीकरणीय, यहाँ पे इसका रिन्यूअल भी किया जाता है और जैविक उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में जो अपशिष्ट बच जाएंगे उसको हम लोग जैविक उर्वरक के रूप में किसानों अपने खेतों में भी कर सकते हैं। इस प्रकार यह भी बहुत ही बड़ा, बहुत ही लाभदायक ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी रिसोर्सेस है। तो अभी हम लोग देख रहे थे नवकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर।